और उन्होंने सार्थक से कहा, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। गांव के लोग चौंक गए। तभी एक आवाज ने उन्हें रोका। नहीं, यह अपशकुन है। उसके मनहूस माँ बाप ने इस गांव को कलंकित किया था। उसका बाप काले जादू का तांत्रिक था, अब उसका बेटा भी वहीं जाएगा। हे भोलेनाथ, ये कैसी घड़ी आ गई। पंडित क्रोध में वहां से चला गया। कुछ गांव वाले उसका समर्थन कर रहे थे तो कुछ चुप थे। अरे अच्छा हुआ जा रहा है, गांव की बला टली। भीख मांगता था, खुद से बड़बड़ाता था। अब गुरुकुल जाकर किसका विनाश करेगा पता नहीं। गुरुकुल का नियम सभी बालकों पर एक समान लागू होता है। हर किसी को अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने का पूरा अधिकार है। इसलिए ये बच्चा भी हमारे साथ चलेगा। आचार्य रुद्र शंकर के इतना कहते ही गांव वाले चुप हो गए। आचार्य की आंखों की गंभीरता देखकर चाहकर भी कुछ लोग विरोध नहीं कर पाए। इसी बीच सार्थक को दूर से आती अंबिका दिखाई दी। उसके हाथ में छोटी सी पोटली थी। अंबिका को देखकर सार्थक पहली बार अपने आप ही मुस्कुराने लगा, क्योंकि गुरुकुल में अंबिका भी साथ जा रही थी। रक्तपुर से 5 घंटे की यात्रा के बाद सार्थक पहली बार सूर्यधाम गुरुकुल पहुंचा। उसके हाथ में लकड़ी की पेटी थी जिसमें कुछ कपड़े और नाग ग्रंथ था। घने जंगलों के बीच ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा ये स्थान किसी और ही दुनिया जैसा लग रहा था। बड़े बड़े पत्थर के द्वारों पर शिव की आकृतियां उकेरी गई थी। अंदर एक चौक था जिसके बीच दीक्षा स्तंभ खड़ा था। स्तंभ पर लिखा था, तमसो मां ज्योतिर्गमय। चारों ओर पत्थर से बने प्राचीन कक्ष थे। दीवारों पर शास्त्रों की मूर्तियां, युद्ध की मुद्राएं और नाग आकृतियां। बीच में यज्ञशाला और पीछे एक गुप्त गुफा जहां रहस्यमयी ऊर्जा की लहरें महसूस हो रही थी। ऊपर पहाड़ी पर गुरु शिखर था जहां आचार्य ध्यान करते थे। सार्थक उस द्वार पर खड़ा गुरुकुल को बस देखता रह गया। उसने जीवन में ऐसी जगह पहली बार देखी थी जहां ना तो लोग उसे गालियां दे रहे थे, ना उसके साथ मारपीट कर रहे थे, परंतु उसके मन में सवालों की एक आंधी चल रही थी। आचार्य रुद्र शंकर ने मुझे क्यों चुना? क्या सिर्फ मेरे हाथ पर एक निशान होने से मैं बाकी सबसे अलग हो गया? गुरुकुल के पहले दिन दीक्षा मंडप के पास सैकड़ों विद्यार्थी खड़े थे। शस्त्र विद्या के शिक्षक आचार्य शौर्यनाथ और तत्व विज्ञान के शिक्षक दिव्यानंद, औषधि विज्ञान के आचार्य वैद्य और सभी के बीच मुख्य आचार्य रुद्र शंकर खड़े थे। आप सभी का गुरुकुल में स्वागत है। पिछले 40 साल में सूर्यधाम गुरुकुल ने कई तेजस्वी सूरज तराशे हैं। आप में ही कोई होगा जो आगे चलकर इस दुनिया को और बेहतर बनाएगा, जो आने वाले बड़े खतरों का सामना करेगा। ये लाल धागा एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। जब तक आप शक्तियों को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक ये आपके हाथों में बंधा रहेगा। आचार्य रुद्र शंकर के चुटकी बजाते ही सभी के हाथों में लाल धागा बंधा मिला। सारे छात्र आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। गुरुकुल शिक्षा शुरू हो चुकी थी। शस्त्र विद्या के आचार्य शौर्यनाथ आए, जिनके हाथ में एक तलवार थी। उनके चेहरे पर योद्धा समान तेज और बाहुबल था। उन्होंने शिष्यों से कहा, हम 5-5 लोगों का गुट बनाएंगे। ये गुट आने वाले 2 साल तक कायम रहेंगे। ये गुट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका नेतृत्व, कर्तव्य और दल में एकता से काम करना ऐसे कई गुणों को निखारेगा। पहले गुट में अंबिका शास्त्री, पवन राणा, वनिका आर्य, रोहित सिंह और सार्थक वासुकी होंगे। जैसे ही आचार्य शौर्यनाथ ने सार्थक का नाम उसके गुट में लिया, अंबिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। ऐसे 20 गुट बनाए गए। आज कोई शिक्षा नहीं होगी, होगा सिर्फ शक्ति प्रदर्शन। आपके पास जो भी कला या शक्ति है, आपको यहाँ सामने आकर दिखानी है।
आचार्य पहला नाम पुकारते हैं वणिका आर्य। वणिका गुरुकुल की सबसे सुंदर लड़की थी। वणिका के पास आग निर्माण करने की शक्ति थी। वो पानी में भी आग की लपटें ला सकती थी। उसने अपनी आंखों से सामने रखे पानी के घड़े को आग लगा दी और सब लोग तालियां बजाने लगे। ताली की गूंज के बीच सार्थक चुप था और मन ही मन सोच रहा था, ये सब क्या है? इनके पास शक्ति है, ज्ञान है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगला नाम स्वयं सार्थक का था। सार्थक धीरे धीरे सबके सामने आया और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। इतना कहते ही वहां उपस्थित कई छात्रों के चेहरों पर हंसी दौड़ गई। कुछ ने तो आपस में फुसफुसाकर ताने भी कसे। ये वही है ना, रक्तपुर का मनहूस? गुरुकुल में भी भिखारीपन लेकर आया है। शक्ति नहीं है फिर यहाँ क्या कर रहा है? वही जो अपने गांव में कर रहा था। सबसे तेज हंसी रणविजय की थी। रणविजय सूर्यधाम गुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ, घमंडी, साहसी और बहुत शक्तिशाली छात्र था। रणविजय सामने आया और सार्थक की ओर देखकर बोला, अगर तेरे पास कोई शक्ति नहीं है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? गुरुकुल ताकतवर के लिए है, बोझ बनने वालों के लिए नहीं। ऐसे कुछ लड़के सार्थक को लगातार कुछ न कुछ सुना रहे थे, लेकिन वो चुप था। परंतु तभी आचार्य शौर्यनाथ ने गंभीरता से कहा, बस करो। गुरुकुल में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। दीपक की छोटी लौ होती है पर अंधेरे को जलाने की ताकत रखती है। लेकिन ये प्रश्न सिर्फ लड़कों के नहीं बल्कि आचार्य गण के भी थे। आचार्य शौर्यनाथ ने कक्षा समाप्त होते ही आचार्य रुद्र शंकर से पूछा, आचार्य रुद्र, आपने सार्थक को क्यों चुना? ना उसमें शक्ति है ना साहस। बाकी छात्रों की हंसी का पात्र बन गया है वो। शौर्यनाथ, संयम रखो, समय सब बताएगा। रात को सार्थक अकेला अपने कमरे में बैठा था। दीवारों पर पुरानी दरारें थी और उसके मन में उससे भी ज्यादा दरारें थी। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? गांव में लोग तिरस्कार करते थे, यहाँ तो मैं मजाक बन गया हूँ। शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी उसने कोने में पड़ी अपनी पेटी को खोलकर नाग ग्रंथ बाहर निकाला। उसे पलटते ही कमरे में चारों ओर अंधेरा हो गया और फिर से प्रकट हुई नागेश्वरी। जो बीता है उसे भूल जा सार्थक। अब समय आ गया है तेरी आत्मा को तेरे भाग्य के साथ बांधने का। लेकिन शक्ति बिना तप के नहीं आती। तुझे चुनौतियों की आग से गुजरना होगा। हर सिद्धि तुझसे बलिदान मांगेगी। कौन सी चुनौतियाँ? पहली परीक्षा तांडव पर्वत के निचले भाग में है नागमणि गुफा, जहाँ अंधकार सांस लेता है, जहाँ बैठा है मणिकांत, नागवंश का प्रहरी। उसे हराए बिना तू नागमणि को छू भी नहीं सकेगा और बिना नागमणि के तेरी शक्ति अधूरी रहेगी। सार्थक चुप है मगर उसकी सांसें तेज हैं और आंखों में अब डर नहीं है, सिर्फ एक जिज्ञासा है। तैयार हो जा, क्योंकि ये केवल गुरुकुल की परीक्षा नहीं है। युद्ध तेरे पहचान की है, तेरे माता पिता के सत्य की है। शक्तियों को जोड़ने का समय है ये, क्योंकि अपने अस्तित्व को जानना है तो इस युद्ध के लिए तैयार हो। रात गहरी थी। नागमणि की गुफा दूर जंगल में छिपी थी। सार्थक ने किसी से कुछ नहीं कहा और अकेले ही निकल पड़ा। कांटों और झाड़ियों को पार करता हुआ वो गुफा में घुसा। गुफा की दीवारों पर नागों की आकृतियां बनी थी, जैसे सदियों से किसी को ताक रही हो। और बीच में बैठा था मणिकांत, एक लंबा, डरावना, चमकती आंखों वाला बूढ़ा योद्धा, जिसके शरीर पर नागों जैसे शल्क थे। अगर तू नागमणि चाहता है तो पहले मुझे हराना होगा बालक। ये शक्ति किसी डरपोक को नहीं मिलती। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे अपनी पहचान पानी है तो तुझसे लड़ना ही होगा। मणिकांत गरजा और जमीन कांपने लगी। एक ही छलांग में वो सार्थक के सामने आ गया और लोहे जैसे हाथों से वार करने लगा। सार्थक पीछे हट तो गया,
लेकिन उसके हाथ पर गहरी चोट लग गई। इतनी ताकत ये इंसान नहीं हो सकता। मणिकांत का हर वार आग के गोले की तरह था। सार्थक हर वार से स्वयं को बचा रहा था, लेकिन सार्थक धीरे धीरे थकने लगता है। तेरा अंत निश्चित है। तुझ में ना तो ताकत है, ना ही इच्छा, ना ही कोई कारण जिससे तू जिंदा बच सके। सार्थक के मन में नागेश्वरी की बात गूंज रही थी। मां के वचन, पिता का चेहरा, वो अधूरी कहानी। उसी क्षण सार्थक के रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरी। एक लाल चमक उसके हाथों से निकलने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा शरीर जल रहा है पर दर्द नहीं हो रहा। ये शक्ति है, मगर कहां से आई है? सार्थक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसका शरीर अब खुद चल रहा आगे था। की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और माय वैम्पायर सिस्टम के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।